हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज मानव जन्म की बात करेंगे। संसार में जितने भी वनस्पति जंतु हैं सब यह चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी वंश पृथ्वी पर बना रहे, पृथ्वी पर हमारी जाति अस्तित्व में रहे, पलायन न करे। ठीक इन्हीं में से एक मनुष्य भी है। मनुष्य भी जो है ये भी चाहता है कि हमारी पीढ़ियां यहाँ रहे और ये पलायन न करे, हमारी वंश बाल बने रहे बच्चे। इसीलिए भी जन्म जैसी क्रियाओं को अपनाता है। इसीलिए इसको कहते हैं जो जनन वह एक जैव रासायनिक प्रक्रम है जिसमें क्या है कि कोई भी सजीव अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, अपने बच्चे का विकास, अगली पीढ़ी का विकास करता है। मानव ठीक इसी में से एक है। तो इसे 12वीं क्लास का एक कोर्स है। ये 11वीं वाले भी देख सकते हैं, कंपटीशन वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव आपको 25 से 30 की संख्या में मिलने वाले हैं, जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक अच्छा रैंक लाने में स्थान रखता है, हर जगह पूछता भी है। पढ़ समझिए। तो कहने का मतलब कि इसका आकार जो है 5 × 2.5 × 3 सेंटीमीटर होता है। 5 × 2.5 × 3। ताप जो है 37 डिग्री सी है। से ये शरीर का ताप हुआ, ये हुआ आपको शरीर का ताप। तो शरीर के 37 डिग्री सी से 2 या 3 डिग्री सी कम होता है। कम यानी 37 में से हम 2 या 3 घटा देंगे तो 34 या 35 डिग्री सी वृषण का ताप होता है। वृषण की बात हो रही है। मानव नर जनन अंग का सबसे मुख्य अंग है वृषण। संख्या 2 अंडाकार के रूप में होती है और यह जो है सब ये शुक्राणु यही से बनता है। तो नर जनन की बात हम लोग करेंगे। ऐसे वृषण का चित्र दिया गया है। इसके बाहर के खोल को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, जो संयोजित तक का बना हुआ होता है और यह ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है। फिर इसके क्या है कि यहाँ इसमें 2 तरह के सेल होते हैं, एक शुक्र जनन सेल और एक सहायक सेल। शुक्र जनन सेल अर्धसूत्री विभाजन करके ये मदर सेल है जो स्पर्म का निर्माण करता है। स्पर्म होते हैं अगुणित, यानी गुणसूत्र की संख्या इसमें 23 होगी स्पर्म में, और विसेचन करने के बाद जब जाइगोट बनेगा तो 46 होगा। तो ये है आपको शुक्र जनन कोशिका। और एक होती है सहायक, यानी हेल्पर जिसे कहते हैं, हेल्पर या सपोर्टिंग सेल। सहायक कोशिका को ही एक और नाम है सर्टोली कोशिका, जो 1842 में एर्निको सर्टोली नाम के इटालियन वैज्ञानिक खोजे थे। सब ऑब्जेक्टिव ध्यान में केयर करिए। सर्टोली कोशिका का खोज 1842 में एर्निको सर्टोली इटली के रहने वाले थे किए थे। अपने नाम पर ही इन्होंने इस कोशिका का नाम रख दिया सर्टोली। वास्तव में एक सहायक सेल है जो शुक्राणु जनन कोशिका द्वारा शुक्राणु बनाए जाते हैं। इस क्रिया में यह सहायता करता है। किस प्रकार की सहायता? पोषक देता है, जल देता है, खनिज लवण देता है और आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करता है। तो इस प्रकार से सहायक जो सेल है इसी को हम सर्टोली सेल कहेंगे। अब आगे आते हैं। ये जो पाइप दिख रहा है, ये पाइप का नाम है शुक्र जनन नालिका। शुक्र जनन नालिका, स्पर्मो ट्यूब भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये स्पर्मो ट्यूब में जब शुक्राणु बन जाते हैं तो इसी के माध्यम से इपिडिडाइमिस है अधिवृषण, EPIDIDYMEMIS इपिडिडाइमिस अधिवृषण में चली जाती है शुक्र जनन नालिका से होते हुए। तो अब बात है कि 2 शुक्र जनन नालिका के बीच का जो खाली जगह है, इन सेल को हम लाइडिंग सेल कहते हैं। इसी खोज 1821 में एक लाइडिंग नाम के जर्मनी के वैज्ञानिक किए थे। अपने नाम पर इसका नाम रख दिए लाइडिंग। और लाइडिंग जो सेल हुआ, इसी सेल से एक प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एंड्रोजेन। यह एंड्रोजेन हार्मोन लाइडिंग सेल से ही वाले भाग से ही निकलता है। तो जर्मनी के लाइडिंग नाम के वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई थी सेल। अभी जब निकलेगा एंड्रोजेन, तो एंड्रोजेन के काम है तो शुक्राणु बनने की क्रिया को तेज करना, शुक्राणु बनने की क्रिया को तेज करना। तथा साथ में आगे हम बताएंगे अगले पार्ट में, इसी के अगले पार्ट में मानव जनन के, यह जो है आपको यहाँ एंड्रोजेन निकला, यह पुरुषों में आवाज को भारी, दाढ़ी मूछ उगाना, पुरुषत्व गुण को वृद्धि करना, ये भी काम इसका हो जाता है आगे चल करके। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक देखिए छतरी की तरह अर्धचंद्राकार छाए हुए हैं। यह है इपिडिडाइमिस, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में अधिवृषण कहते हैं। इसकी लंबाई जो मानी जाए तो होती है 6 मीटर। ये मुड़ा हुआ पाइप है, देखिए सब मुड़ के रखा हुआ है। और स्पर्म बनकर इसी में जाते हैं, क्योंकि इसमें स्पर्म को स्टोर करने के लिए उचित वातावरण, उचित जगह होती है। यह है आपका 6 मीटर की लंबा। और इसी से एक नालिका निकलती है, ये शुक्रवाहिनी है, ये शुक्राणु इसी से बाहर निकलते हैं। इसकी लंबाई होती है आपको 25 सेंटीमीटर।
शुक्रवाहिनी की लंबाई 25 सेंटीमीटर याद करिए, और इपिडिडाइमिस अर्थात अधिवृषण की लंबाई 6 मीटर याद करिए। तो इस प्रकार से ये इसकी बनावट हुई। अब इसके बाद में है कि ये जो अंग है, अब है कि ये वृषण उदर गुहा के, उदर माने पेट, उदर गुहा के एक नाल के नीचे स्थित होता है। उदर गुहा के जैसे ऐसे इसकी ये जो है, ये है उदर गुहा का नाल है। इसी में आपको TES TIS टेस्टिज है, और ऊपर जो है यांत गुजरा हुआ है, मान लीजिए यांत है, कभी कभी ये लटक करके ऐसे आ जाता है, ऐसे। इस नाल को इंगुइनल नाल कहते हैं, इंगुइनल नाल कहते हैं। आंत के कुछ भाग इसी में लटक आते हैं कभी कभी, और यह फूल करके सूज जाता है, क्योंकि भोजन तो आया, यहाँ से गिर गया, चढ़ने में उसको दिक्कत होती है, यहाँ सूजन हो गया, तो इसी प्रकार से यह फूल करके दर्द करने लगता है। ऐसे रोग को इंगुइनल हॉर्निया कहते हैं, इंगुइनल हर्निया कहते हैं। इंगुइनल हर्निया एक प्रकार का रोग हो जाता है। सवेरे सवेरे उठकर खाली पेट फ्रेश होने के बाद पैर को ऊपर करिए दीवार के लेवल से, और इसे नीचे सिर कर लीजिए, तो उलट गया, ये हो गया, ऊपर हो गया, ये लटक के फिर जगह पर चला आता है, आंत वाले भाग आंत के क्षेत्र में चला आता है, क्योंकि ऊपर इंगुइनल नाल ऊपर हो गया। तो ऐसा व्यायाम करने से जीवन भर जो है इंगुइनल हर्निया रोग नहीं होंगे। इस प्रकार से होता है। कभी कभी क्या होता है कि खड़े खड़े पानी पीने से, एलर्जी से इसमें पानी उतर आते हैं, इसे हम टेस्टिज या वृषण में पानी भरना कहते हैं, और यह फैल जाता है, मांस भी आ जाता है। इसे शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करके इसको काट करके, छील करके, और पानी को निकाला जाता है, पानी निकलता है, मांस को काट के हटाई जाती है। इसमें इसको खास कर किसी को सुन कर दिया जाता है। सुन करने की विधि को एक्यूपंक्चर कहते हैं। यह विधि चीन से आई थी भारत में, सब नोट करते जाइए, चीन से आई थी, और इंडिया में भी अभी लागू हो गया। पूरा बेहोश करने की आवश्यकता इस ऑपरेशन में नहीं है। पानी निकाल दिए जाते हैं, कुछ मांस जिनका बुझिनिया पानी के भार से बढ़ जाते हैं, उसको भी काट के अलग कर दिया जाता है, फिर सी दिया जाता है। ये मेडिकली फिट भी होते हैं। ऐसे करके जाने से फौज में या किसी सिपाही वर्ग में मेडिकल अनफिट नहीं करता, ये फिट होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी बनावट है, टेस्टिज है, मानव नर जनन का मुख्य क्षेत्र है, भाग है। और आप समझ गए हैं कि इंगुइनल हॉर्निया क्या होती है, कि इंगुइनल नाल में वृषण है, और इसी में आंत ऊपर से गुजरता है, कभी कभी लटक गया तो दर्द करता है, इनको इंगुइनल हर्निया कहते हैं। इस प्रकार से यह जो इसकी बनावट हुई, और कहने का मतलब है कि इसमें एलर्जी भी बड़ी जल्दी होती है, और तंत्रिका तंत्र भी बहुत गुच्छे के रूप में होते हैं, सेंसिटिव एरिया है। और पुरुषों में खास करके, बच्चों में, छोटे लड़कों में आपको औसत, खास करके औसत कहा जाए तो 10 वर्ष 11 साल के आसपास में स्पर्म बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। और यह प्रक्रिया जो है फिर वहां से कुछ साल तक अर्ध रूप में चलती है, और कुछ साल के बाद पूर्ण रूप में विकसित होकर के चलती है। ये सब क्रियाएं अब हम इसको अगले वीडियो में बताएंगे। अब इसके बाद की बात जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन एक बात और है, किस तरह की अध्ययन करना मनुष्य में गाइनोलॉजी कहलाता है। यह अध्ययन जो हम कर रहे हैं पशु विज्ञान की शाखा का नाम है गाइनोलॉजी। गाइनोलॉजी में जन्म संबंधी बातों का अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर को गाइनोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे ऐसे गड़बड़ियां होती है, अगर इनमें कोई रोग होता है तो जिन डॉक्टर के पास आप जाते हैं वह डॉक्टर होते हैं गाइनोलॉजिस्ट, और इसका अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं गाइनोलॉजी। गाइनोलॉजी के नाम से जाता है। अब यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसमें 20-25 वो एक नंबरीवा जीके बन गया, जिसे आप आराम से पढ़कर लिखकर समझ सकते हैं। कई बार पढ़े लिखे। अब इसका अगला पाठ हम अगले वीडियो में देंगे। इतना याद करिए और अपने परीक्षा, विभिन्न प्रकार के परीक्षा के लिए बिंदास तैयारी करिए। धन्यवाद। लेकिन सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि सब्सक्राइब से ही हमारा वीडियो आप तक जाता रहेगा। और इस तरह से धन्यवाद। अपना पढ़ाई करिए।